28 दिसंबर 1988 की जाड़े की रात को हीथ्रो से जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क के लिए पैन अमेरिकन फ्लाइट 103 ने उड़ान भरी और लॉकरबी स्कॉटलैंड के ऊपर उसमें जबरदस्त विस्फोट हो गया, जिसमें 270 लोग मारे गए। मोहम्मद गद्दाफी के लीबिया में उसके इर्द गिर्द रहने वाले ताकतवर शख्स खुफिया प्रमुख अब्दुल्ला अल सेनूसी और इसकी बहनोई का हाथ इस आपराधिक मामले में बताया गया था। बाद में 15 अगस्त 2003 को लीबिया के राजदूत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे पत्र में इस मामले को रफा दफा करने का पता चलता है, जिसके अनुसार लीबिया इस मामले के समाधान का इच्छुक है। उसमें यह कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा परिषद के बंधनों का सम्मान करते हुए लीबिया एक प्रभुसत्ता संपन्न देश होने के नाते अपने ऊपर लगे पैन एम 103 विस्फोट के अभियोग में न्याय की मांग करता है तथा इसके लिए अपने अधिकारियों की जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लीबिया, एक देश का बिखरना। लीबिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा उसके अधिकारियों की जिम्मेदारी की स्वीकृति उनकी 3 मांगों में से एक थी। बाकी 2 मांगों में आतंकवाद की भर्त्सना थी, जिसे लीबिया ने स्वीकार किया था, और उस घटना के शिकार लोगों के परिवारों को मुआवजा देना भी तय किया गया था। लीबिया ने मारे गए 270 लोगों के परिवारों को $2.7 अरब देने का प्रस्ताव दिया था। इसका अर्थ प्रत्येक परिवार को $1 करोड़ मिलना तय था। हालांकि दुर्घटना के शिकार परिवारों को $20 लाख कम मिले थे, क्योंकि अमेरिका ने लीबिया को आतंकवाद समर्थक देश की सूची से मुक्त नहीं किया था। उपयुक्त मुआवजे 15 मई 2006 को अमेरिका ने लीबिया को आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों की सूची से हटाने के बाद उससे अपने राजनीतिक संबंधों की शुरुआत कर दी। दोनों ही देशों ने एक मुआवजे के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, जिसके अनुसार लीबिया को उस मुआवजे के लिए $1.5 अरब का भुगतान भी किया गया था। वैसे उन दोनों लीबिया निवासियों में से सिर्फ एक को ही सजा मिली और उसे भी कुछ सालों बाद सहानुभूति के आधार पर रिहा कर दिया गया था। वर्ष 2007 इसमें नीदरलैंड्स की विशेष अदालत ने अब्दुल बासित अल मिक्राही को सजा सुनाई थी और 2009 में स्कॉटलैंड की जेल से उसे रिहा कर दिया गया था, क्योंकि उसे प्रोस्टेट कैंसर था। मगर इसमें भी संदेह तब पैदा हुआ जब वह डॉक्टरों के अनुमान से अधिक दिनों तक जीवित रहा। लीबिया के उस खुफिया अधिकारी ने इस बम विस्फोटक में अपने संलिप्तता को हमेशा ही नकारता रहा। बहुत से लोगों को यकीन था कि इसकी जांच में बहुत से महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की गई थी और मेक्राही तथा दूसरे लीबियाई अल अमीन खलीफा हिमाह को गद्दाफी के सत्ता ने मामले को रफा दफा करने के लिए बलि का बकरा बनाया था। 21 दिसंबर 2013 को प्रमुख स्कॉटिश राजनीतिक विश्लेषक मैग्नीज लिंकटेटर ने अल जजीरा को बताया कि स्कॉटलैंड के न्यायिक व्यवस्था पर लॉकरबी के घने बादल छाए हुए हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेक्राही के निरपराध होने की स्थिति एक चूक है, परंतु इसकी जांच नहीं हुई है और इसे चुनौती भी नहीं दी गई है। यही सबसे उचित समय था जब इसे सही तरीके से चुनौती दी जा सकती थी। 15 मई 2006 को अमेरिका ने लीबिया को आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों की सूची से हटाने के बाद उससे अपनी राजनीतिक संबंधों की शुरुआत कर दी थी। दोनों ही देशों ने एक मुआवजे के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, जिसके अनुसार लीबिया को उस मुआवजे के लिए $1.5 अरब का भुगतान किया गया। हिलेरी क्लिंटन ने जुलाई 2009 में स्वयं विदेशी मंत्री के रूप में यह बात कही थी, बल्कि जहां उन्होंने गद्दाफी के विदेश मंत्री मूसा कूसा से मुलाकात की थी और उन्हें बताया था कि अमेरिका व्यापार, निवेश और राजनीतिक सैन्य मामलों के साथ नई वार्ता के लिए इच्छुक है। फेडरमैन ने ओबामा और गद्दाफी के बीच संयुक्त राष्ट्र में बातचीत की संभावना भी जताई थी। जुलाई 2009 में G8 सम्मेलन में ओबामा और गद्दाफी की मुलाकात भी हुई थी। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में गद्दाफी ने 90 मिनट का अपना अस्पष्ट व कटुता तथा नाराजगी से भरा भाषण दिया था। उसके श्रोताओं की चिढ़ तब और भी नजर आई जब उसने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को फाड़कर नाटकीय ढंग से उछाल कर फेंक दिया। अक्सर लोगों का दृष्टिकोण और उनकी समझ तथ्यों पर आधारित नहीं होती। सितंबर 2009 में गद्दाफी का न्यूयॉर्क पहुंचना भी कुछ इसी तरह की समझ का परिचायक था। परिणामतः
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में लीबिया का स्थायी मिशन उसके और उसके बड़े समूह के लिए होटल में जगह का भी इंतजाम नहीं कर सका। अरब स्प्रिंग के एक हिस्से के रूप में विरोध को गति मिलनी शुरू हो रही थी। उन दिनों गद्दाफी की लोकप्रियता भी कम हो चुकी थी, यहाँ तक कि फरवरी 2011 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर भी गद्दाफी को किसी तरह का समर्थन नहीं मिला था। परिषद के 15 सदस्यों में से किसी एक भी सदस्य को गद्दाफी की तरफदारी करते या उसका बचाव करते हुए नहीं देखा गया था। वर्ष 2011 की शुरुआत में जिन दिनों लीबिया में अरब स्प्रिंग के एक हिस्से के रूप में विरोध को गति मिलनी शुरू हो रही थी, उन दिनों गद्दाफी की लोकप्रियता भी कम हो चुकी थी। यहाँ तक कि फरवरी 2011 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर भी गद्दाफी को किसी तरह का समर्थन नहीं मिला था। परिषद के 15 सदस्यों में से किसी भी सदस्य को गद्दाफी की तरफदारी करते या उसका बचाव करते हुए नहीं देखा गया था। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों से उसका विरोध हो चुका था। वैसे यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ था कि जिनेवा में मानवाधिकार परिषद और न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद ने लीबिया के खिलाफ कार्यवाही करने का तय किया था। एक पुरानी कहावत है कि जो लोग तलवार के बल पर जीते हैं वह उसी से मरते भी हैं। हालांकि बुराई या किसी के द्वारा बुराई की निरंतरता जारी नहीं रहती है, शेक्सपियर के मार्क एंटनी के मशहूर शब्द हैं, व्यक्ति की अच्छाई उसके शरीर के साथ दफन हो जाती है, पर वह जो बुरे काम करता है उसकी बुराई उसके बाद भी जीवित रहती है। इतिहास में बुराई के उदाहरण भरे पड़े हैं। तकरीबन 1560 साल पहले मध्य और पूर्वी यूरोप में रून साम्राज्य के अटिला रून के क्रूरतापूर्ण आक्रमण की कहानियां मशहूर है। अटिला की मौत उसके विवाह की रात को हुई और वह अपने ही खून में नहाया हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति का नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जिसके पास आतंक की ताकत थी, को भी वर्ष 1794 बिना सुनवाई के ही मृत्युदंड दे दिया गया था। एडोल्फ हिटलर की क्षत्रिय विजय की रणनीति और नस्लीय दमनकारी नीति लाखों लोगों की मृत्यु एवं विनाश का कारण बनी थी। उसके नेतृत्व में नरसंहार की माजी नीतियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। 31 जुलाई 1941 को नाजी वाइस चांसलर हर्मन गोयरिंग ने नाजी खुफिया पुलिस के प्रमुख रेनहार्ड हॉटशिक अंतिम समाधान की विस्तृत योजना के आदेश जारी किए थे। 6 महीने बाद यानी 20 जनवरी 1942 को वांसी के बाहरी इलाके बर्लिन में 15 वरिष्ठ नाजी अधिकारियों की बैठक में यहूदियों के खिलाफ नाजी नीति बनाई गई और वहां एकत्र लोगों को पता था कि पूर्व को खाली करने का आशय यातना शिविर में यूरोप के यहूदियों की योजनाबद्ध तरीके से हत्या में था और उसी दुनिया थी जिसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता था। वहीं के मीडिया में पहचान के हिटलर की खुद की मौत 30 अप्रैल 1945 को लिए दिखाया भी गया था। एक बंकर में तब हुई जब सोवियत सेना ने वर्ष 1976 से वर्ष 1979 तक कंबोडिया के प्रधानमंत्री और खमेर राज के नेता पोल पोट ने साम्यवादी चरमपंथ को लागू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप बंधुआ मजदूरी, कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य सेवा ने तकरीबन 20 लाख कंबोडियाई नागरिकों को मार डाला था, जो कि सद्दाम हुसैन के बंकर में छिपने की वजह वह तस्वीर सारी दुनिया ने देखी। अपराध का दोषी ठहराया गया, जिसमें मुख्य रूप से वर्ष 1982 में दुजेल में शियाओं का नरसंहार हुआ। सद्दाम को नवंबर 2006 में मौत की सजा सुनाई गई थी। अगर आप भी संयुक्त सभाओं के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक और हरदीप सिंह द्वारा लिखित पुस्तक जोखिम भरे हस्तक्षेप। आपको यह पुस्तक अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगी और साथ ही आप इसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारे प्रभात एग्जाम, मिशन JPSC और मारो एग्जाम पर फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय राजनीति का इतिहास वाकई में काफी इंटरेस्टिंग रहा है। अगर आप इसकी गहराई को जानना चाहते हैं, इसकी सच्चाई और कुछ छुपे राजों को जानना चाहते हैं, तो भारत का बेस्ट पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे भारतीय ज्ञान का खजाना, भारतीय जनता पार्टी की गौरव गाथा, कांग्रेस मुक्त भारत, जोखिम भरे हस्तक्षेप, भारत की उन्नति का मंत्र, भारतीय मनीषियों की प्रेरक भूमिका, झारखंड में विद्रोह का इतिहास, इंडियन इकोनॉमी की बढ़ती पहचान, डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रवाद, अयोध्या का इतिहास, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास और हाशिए पर हसरत। यह सभी किताबें आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी, तो आज ही ऑर्डर करें, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।